ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जो मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे। मेरा जीवन जन्मी तू ही, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, साथ ये छूटे ना, साथ ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, प्यार ये टूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। शांति कहते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, हमारी सुबह की तरह, क्योंकि हमारी सुबह भी अच्छी हो जाती है जब मेरी रोज़ाना आप लोगों से मुलाकात होती है और रोज़ाना ढेर सारी आप लोगों से बातें करके जाती हूँ। तो लाइक घर जाके थोड़ी सी चुप हो जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर इतनी सारी बातें हो जाती हैं और सारी एनर्जी आप लोगों को देके चली जाती हूँ। खैर जी, अभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे, मैं तो कहूँगी कि मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, और मैं कहीं पे जब कभी फंसती हूँ, कभी कोई चीज़ होती है, तो मैं फ़ौरन इनके पास जाती हूँ, कहती हूँ अंजुम साहब मुझे बताइए, मैं यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे इस तरह से बताएं। सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और BBC से भी इनका ताल्लुक़ रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो मैंने इनको बुलाया है, मैं आप लोगों को सुबह से अपना एक टॉपिक दे रही हूँ, बता रही हूँ कि जो है मुझे बताइए कि बर्गर
बर्गर में एंड बन कबाब में क्या डिफरेंस है। बात सिर्फ इतनी सी करना चाह रहे हैं हम कि हमारे यहाँ इतनी सारी क्लास डिफरेंसेस क्यों है, हम लोग क्यों इस चक्कर में पड़ गए हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। हमने वो प्रॉब्लम्स खुद से स्टार्ट कर दी नहीं, अगर उस पार्टी में जाना है, इधर जाना है तो जी वो तो हायर क्लास की है, या चलो जी वो तो मिडिल क्लास की है तो इधर ये पहन लेंगे। हम क्यों इतने कॉन्शियस हो गए हैं, हम क्यों नहीं अपने काम को फोकस किए हुए, हमारा जो मकसद है हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन हम उन्हीं प्रॉब्लम्स में उलझ के रह गए। तो उस उलझन को आज सुलझन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे उस मसले को। तो वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर अंजुम रज़ी साहब का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज इस शहर में स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक, सारी दुकानें बंद, पेट्रोल पंप बंद, बसेस बंद, बिल्कुल एक खून का आलम सुबह सुबह। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं अपनी जिंदगी के क्विकेस्ट टाइम में अपने घर से और ऑफिस आ क्योंकि रास्ते में वैसे ये बड़ी आसानी होती है। जिस दिन ये स्ट्राइक्स होती हैं, कोई छुट्टी के दिन जब हम ऑफिस आ रहे होते हैं तो फिर हमें रोड्स बिल्कुल खाली मिलते हैं, हम 1 मिनट में निकल जाते हैं। और हाँ, आज ड्राइविंग के एतबार से बहुत अच्छा दिन है, लेकिन बहरहाल बड़े अफसोस की बात है जो इस शहर में हो रहा है और जिस तरह और जो इस मुल्क में हो रहा है। और आजकल तो जी मलिक रियाज का और उनका जो टॉपिक छिड़ा हुआ है तो चैनल तो सिर्फ उसी पे। मैं तो कल सोची थी शाहरुख खान भी इतना हिट नहीं हुआ होगा जितना मलिक रियाज साहब हिट हो गए। मलिक रियाज की पर्सनैलिटी देखिए, मतलब उन्होंने बहुत ही मफलूकुल हाल गरीब आदमी से अपना करियर स्टार्ट किया था। मैट्रिक से ज़्यादा उन्होंने तालीम हासिल नहीं की। एक क्लार्क थे, वहाँ से वो गए, फिर उसके बाद छोटी मोटी नौकरियाँ की, ठेकेदारी में आए, सड़कों पे खड़े होके रोड्स बनवाएंगे। मतलब उन्होंने टफ टाइम देखा और उसके बाद मौके से पूरा फायदा भी उठाया, किस्मत भी उन पे मेहरबान हुई और उसके बाद वो आज खरबपति बन गया। उसके बाद ये सारी गेम शुरू हो गया और पता नहीं कौन कौन उनके पेरोल पे है। आप इंटरनेट पे देखिए, इतनी पुरस्कार इंटरनेट पे जो वो मेल्स गर्दिश करती हैं कि अब तो इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। पता नहीं कब कौन किस पे एलिगेशन लगा देता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया अंजुम साहब। हमने जब मीडिया एथिक्स के ऊपर भी मैंने बात की थी तो अब ये बड़ी चीज़ें हो गई हैं कि अब हमें हर चीज़ बड़ी इजीली एक्सेस हो गई है लोगों को इस मीडिया के थ्रू। हम देखिए, आपने कभी ये सोचा कि मगरिब में, जैसे मैं इंग्लैंड में इतने अरसे रहा, वहाँ का मीडिया वो इतनी आसानी से मड स्लिंगिंग नहीं कर सकता, किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता। वाई? इसलिए कि कुछ कानून हैं, लाइबलस लॉज हैं, लिटिगेशन लॉज हैं, लाइबलस लॉज हैं और इफेक्टिव हैं कि अगर मैंने खुदा न खास्ता आपके मुताल्लिक कोई ऐसी अनकन्फर्म बात की है जिससे कि आपकी रेपुटेशन को एक डैमेज हो रहा है तो आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट पूरी तरह आपकी बात को सुनता है, मुझे तलब करता है, मुझसे ये कहता है कि सबूत क्या है तुम्हारे पास। अगर नहीं है तो फिर मैं लायबल, फिर तो सज़ा से लेके और जुर्माने तक सब। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लॉस तो हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 8-10 साल कौन कोर्ट में इंतजार करेगा। लिहाजा सब अपने अपने स्कोर्स जो हैं वो बाहर ही सेटल कर रहे होते हैं। इसी वजह से ये सारा एक कंफ्यूजन मचता है जिसमें कि आप देख लीजिए जो आज सूरत हाल है, जिस पे जो चाहे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो आज आपको इनवाइट किया था अपने शो के ऊपर, मुझे लगा कि आप भी, बाकी गेस्ट तो मेरे नहीं आ सके स्ट्राइक की वजह से, उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया। पेट्रोल पंप्स भी बंद हैं, आपको पता है। बिल्कुल। और वो एकदम से, अच्छा हमारे ये बड़ा है ना कि हमारे रात में एकदम से अनाउंसमेंट होती है कि स्ट्राइक है, तो फिर लोग अपनी प्लानिंग्स कर चुके होते हैं। बटन होता है ना जी। अक्सर स्ट्राइक्स में कभी कभी ये भी होता है कि दहशतगर्दी भी हो जाती है, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, गाड़ियां जलती हैं, तो इस वजह से भी एक पैनिक बटन होता है, तो लोग डरते हैं। गेस्ट यही करीब करीब ही रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारी फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन वो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन मैं जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिस टॉपिक को मैं बात कर रही हूँ, वो क्लास डिफरेंसेस के ऊपर आ रहे हैं, जिसका मैंने नाम भी ये रखा था कि जी हमारे यहाँ बर्गर में और बन कबाब में क्या डिफरेंस है। तो क्यों हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा क्लास डिफरेंसेस आ गई हैं, हम लोग क्यों इस चीज़ में पड़ गए हैं? और आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से, इन 3-4 बातों की वजह से कि जी वो हायर क्लास से बिलोंग करता है, जी वो मिडिल क्लास से, या तुम मिडिल क्लास में आते हो या हायर क्लास में आते हो, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको ऐसा फील होता है? ये ना बहुत हमें और पीछे से जाना पड़ेगा। हम जाएंगे लॉर्ड मैकॉले से आएंगे, जिस वक्त के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया इंडिया पे, फिर 1857 की जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो उसको म्यूटनी कहते हैं, वो हो गई। उसके बाद बाकायदा से फिर सरकार बरतानिया की हुकूमत कायम हुई, वरना पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यानी ब्रिटिश मोनार्की में इंडिया आ गया। ठीक है। अब उसके बाद जाहिर है अपनी जो भी नौबादी या अपनी कॉलोनी होती है उसको कब्जे में लेने के लिए जो मास्टर्स हैं या ऑपरेसर्स हैं,
या इन्वेडर्स हैं वो फिर उस कौम को का मुताला करते हैं, फिर उनको अपना यानी टिमिड बनाने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई करते हैं। इतनी आसानी से तो नहीं एक 40-50 करोड़ की आबादी जो है वो एक चंद सौ लोगों की गुलाम बन जाएगी। उसमें वो सबसे पहले ये देखते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ इल्म हुनर का भी होता है। दूसरे फिर वो अपने एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, जैसे लॉर्ड मैकाले को बुलाया था यहाँ पे 1870s वगैरह में कि इंडिया में किस तरह से हम हुकूमत कर सकते हैं। उसने पार्लियामेंट में जो अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसका जो जिस्ट लुब्बे-लुबाब वो ये था कि ये इंडियंस यानी उस वक्त यूनाइटेड इंडिया था, पाकिस्तान इंडिया से, ये कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। क्योंकि इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 5000 साल 6000 साल, तो ये कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अच्छा अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मसलन जो अक्सरियत थी हिंदुओं की, उनके लिए उनकी ज़मीन जो है वो माता माँ की तरह है, ठीक है, उनका एक रिलीजियस बनता है जो। अच्छा, अब वो थे मेजॉरिटी में, तो फिर मुसलमान भी आए। जब मुसलमान आए तो वो जैसे इन्वेडर्स आए या कुछ आए, फिर वो बादशाह हो गए, सब हो गए, तो उनकी भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उस ज़मीन से हो गई। तो उन्होंने कहा कि इनके कल्चर बहुत रिच है। अच्छा, रिलीजियस ज़बान संस्कृत या हिंदी या फारसी उस ज़माने में जो थी इलीट्स की, कि ये बहुत प्राइड लेते हैं कि ये दुनिया की सबसे अच्छी ज़बानों में से, और सारे उलूम जो हैं इस ज़बान में मौजूद हैं। तो उसने ये कहा कि सबसे पहले किसी कौम को गुलाम बनाने के लिए उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा किया जाता है। तो लिहाजा अब हमें अपनी पूरी क़ुव्वतें सर्फ करनी है कि जो हम नए स्कूल्स बनाएंगे उनमें हम अपना कल्चर यानी अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी, क्योंकि मास्टर्स की जो आदात व अतवार हैं वो पढ़ाएंगे ताकि इनके अंदर से पहले तो सेंस ऑफ प्राइड निकले। प्राइड निकल के फिर ये हो कि जो मास्टर कह रहा है, जो आका कह रहा है वही बात सही है, तो एहसास कमतरी पैदा होगा। लिहाजा एक मुनज़्ज़म तरीके से मसलन फारसी उस जमाने की इलीट्स की जबान थी, इल्म व हुनर की जबान थी। ओवर नाइट फारसी को डिस्कार्ड कर दिया गया, अंग्रेजी जबान आ गई। लिहाजा अब जितने फारसी उलूम के माहिर थे वो तो जाहिल डिक्लेयर हो गए ओवर नाइट, अंग्रेजी आ गई। अच्छा, फिर उसने कहा कि ये जो स्कूल्स हम बना रहे हैं और ये कॉलेजेस जो सरकारी इंग्लिशिया इंडिया में बना रही है, ये ऐसा करिकुलम एजुकेशन सिस्टम हम नाफिज कर रहे हैं कि जो हमें सरकार बरतानिया के लिए क्लार्क्स पैदा कर सके। क्लार्क मेकिंग मशीन्स होंगे, ये क्लर्क होंगे ये, ठीक है। तो यही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब गलबा पाया तो एहसास कमतरी शुरू हो गया गुलाम कौम को। अब जब एहसास कमतरी शुरू हो गया तो अपने आप को कल्चर या अपने आप को बहुत ज्यादा साबित करने के लिए वो देखता था मास्टर की तरफ, कि वो अगर फिश एंड चिप्स खा रहा है तो मैं भी खाऊं। हालांकि उसके पास इतनी रिच डाइट, पुलाव, मुगलई खाने और वो सब थे। अचानक उसने कहा कि नहीं ये तो बड़े देसी से खाने हैं। इंस्पायर नहीं हुए हैं, उनको ये एहसास दिलाया गया है स्कूलिंग से। जब वो बड़े हुए तो पुख्ता हो गया ना ये एहसास कि जो चीज आका हमारा कर रहा है वो सुपीरियर है। ठीक है, देखिए हमेशा फैशन, जबान, कल्चर हमेशा ऊपर से नीचे आता है। यानी पहले मुगल बादशाह थे तो उनकी फारसी जबान थी, तो अवाम तक ये हुआ कि इलीट की जबान फारसी है, वही मुगलई खाने, वही मुगलई लिबास, वही एटिकेट्स, वही मैनरिज्म्स, वही जबान, वो सब इस्तेमाल करो। इससे पहले जो दूसरे थे द्राविड्स थे तो उस जमाने की जबान दूसरी थी, उससे पहले और कल्चर, एरियंस का कल्चर दूसरा था। तो ये होता आया है। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, बन कबाब और बर्गर में एक फासला पैदा हो गया। मतलब हर जगह का खाना जो है ना वो अपना एक इलाका ही है ना। मतलब पिज्जा हम इटली में पिज्जा अगर पिज्जा को अगर आप गौर से देखें तो मिडीवल यूरोप में जाहिर है मफलूकुल हाली थी, कोई इतना हुन तो नहीं बरस रहा था उनके यहाँ। कच्ची गलियां होती थी, बारिश कीचड़ हर वक्त, इकोनॉमिक डिप्राइवमेंट भी होती थी। तो जो भी रात का बच्चा कुछा वो होता था उसका वो डाव बना के ऊपर नहीं कभी होता है कि बहुत आपको भूख लग रही है तो आप जल्दी एक रोटी नान के ऊपर कीमा डाला और चीज डाली और माइक्रोवेव में ही बेक कर लिया। तो वो क्ले ओवन्स होते थे उसमें उन्होंने ये सब कर लिया। वो अब वो उनकी डिश है, मतलब पिज्जा इज नॉट आवर्स। लेकिन वही होता है कि चूंकि हमारे अंदर से हमारी प्राइड निकल गई अनफॉर्चुनेटली। और मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, बर्मिंघम जो है यूके का शहर जहां मैं रहता था, बर्मिंघम पूरे यूरोप में करी कैपिटल कहलाता है।
यानी आज से 5 साल पहले वहाँ पे यूके में एक सर्वे हुआ था कि सबसे पॉपुलर फूड यूके का कौन सा है। हाँ। अमूमन ट्रेडिशनली फिश एंड चिप्स फिश एंड होता चिप्स है, बिल्कुल। लेकिन उस सर्वे में पता चला कि करी एंड चिकन टिक्का मसाला Oh. इज द मोस्ट पॉपुलर फूड एंड इट इज गोइंग टू बी द नेशनल फूड ऑफ इंग्लैंड इन नेक्स्ट 10 years। अच्छा। तो खाने और ये सब तो बदल